नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज के शो में फोकस करेंगे सोने पर। जो गिरावट बनी है, क्या ये खरीदारी का मौका है? मीडियम टर्म आउटलुक सोने पर यहां से क्या निकल कर आ रहा है? एंट्री लेवल कौन सा बेहतर रहेगा एंट्री लेने के हिसाब से? इन सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में हमने 74-75 तक के लेवल्स देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट पर। यहां से कच्चे तेल को कौन से फैक्टर सपोर्ट करेंगे, क्या इन्हीं स्तरों के आसपास टिका रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे स्पाइसेस के, खासतौर से जीरे की, जहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग पिछले 2-3 सेशंस में आते हुए देखी और उस प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस से एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। क्या ये नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है जीरा? यहां से प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ फाउंडर रुपेश दलाल, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले तो बात सोने की ही करेंगे, जहां पर हमने थोड़ी मुनाफ वसूली देखी है। 60,400 के आसपास प्राइसेस बने हुए हैं। ऑल्दो 60,000 के ऊपर अभी भी इंटैक्ट है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन जो ये थोड़ी बहुत नरमी हमने देखी है उसके पीछे डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मूवमेंट एक मेजर रीजन रहा है। लेकिन प्राइसेस क्या यहां से और नीचे जाएंगे या ये बेहतर लेवल है खरीदारी करने का? इस पर करते हैं फोकस। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। जय, सबसे पहले आपके कमेंट। 60,200 के आसपास घरेलू बाजार में कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,000 के नीचे प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे हैं। क्या व्यू है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से इन लेवल से? क्योंकि लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स की वजह से ये नरमी बनी है, या फिर डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो हावी हो रहा है फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, डॉलर इंडेक्स एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके कारण प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। दूसरे फैक्टर्स ये भी हैं कि यहाँ पे अभी कोई रिसेंट कोई इस तरह के डेटा की उम्मीद नहीं है। अब जो डेटा आना है वो मंथ एंड और फर्स्ट वीक ऑफ जून में है, जिसके कारण भी एक थोड़ा सा लैक लस्टर सिचुएशन है। और तीसरा एक फैक्टर है कि यहाँ पे रुपी भी थोड़ा स्टेबल है, जिसके कारण घरेलू मार्केट में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बाउंस देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट पॉजिटिव हैं। बाई ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन अगर लेवल्स की बात की जाए तो डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है आई थिंक 1970, उसके बाद 1950 एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। टिल दैट लेवल मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में भी जिस हिसाब से रुझान है, मुझे लगता है 105 106 डॉलर इंडेक्स देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, जिसके कारण यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे 40-50 डॉलर के करेक्शन पे ही यहाँ पे फिर से वापस एंट्री का सोचना चाहिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इंतजार यहां पर किया जा सकता है। मुनाफा वसूली अच्छी खासी है। इसी हफ्ते की बात करें तो 2% यहां पर सोना गिर चुका है। इस साल में अब तक 10% की बढ़त के साथ कारोबार। सुरेंद्र जी, एक और चीज है और वो है भारत में गोल्ड का इंपोर्ट, जो कि हमने अप्रैल के महीने में 45% गिरते हुए देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंडियन बाइंग कैसे देखते हैं आप? मनीषा जी, जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस पहले 62,000 की तरफ गए, ऑलमोस्ट 61,800 टच हुआ था, और उसके बाद अब इसके अंदर एक डिप आया है, तो उसके हिसाब से जो कस्टमर्स हैं वो वापस दुकानों में लौट रहे हैं और ग्राहकी बढ़ी है। आगे वेडिंग सीजन, फुल फ्लेज वेडिंग सीजन है, वो भी एक मेजर रीजन है ग्राहकी बढ़ने का। तो और जहां तक गोल्ड इंपोर्ट कम हुए, उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि सरकार सेपा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो है यूएई के साथ में, उसमें 140 टन का अलॉटमेंट सरकार जैसे ही कर देगी तो वहां पर 1% ड्यूटी का फायदा होगा। तो इसकी वजह से गोल्ड इंपोर्ट डिप हुए थे। अब वो अलॉटमेंट होने के बाद में गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली होगी। सुरेंद्र जी, दूसरी बात ऑफ कोर्स प्राइसेस की है, जहां पर अगर इस साल की अब तक की बात करें तो हमने गोल्ड को 2080 का हाई और 1810 का लो बनाते हुए देखा है। तो क्लियरली ये जो $250 की रेंज ऑलरेडी इस 4 महीने में हम देख चुके हैं। अब एक नियर टर्म रेंज किस तरह से बनेगी? देखिए, यदि आप गोल्ड के टेक्निकल चार्ट को देखें तो लगभग 4 बार गोल्ड $1970 के आसपास पिछले 45 दिनों में आया है। मुझे लगता है कि $1965 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। यदि ये $1965 स्पॉट मार्केट में ये लेवल तोड़ता है तो हमें $1918 तक वहां से बड़ा डिप देखने को मिल सकता है। जैसे मेरे कलीग ने भी बताया,
मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है फिलहाल कि जो गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर लेकर जा सके, एक्सेप्ट एक जो फंडामेंटल हमें रिसेशन का जो एक डर बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यूएस डॉलर में रिकवरी हो रही है, वहां पे जो डेट सीलिंग को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, यूएस बॉन्ड यील्ड में रिकवरी हो रही है, ये सब के मद्देनजर यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता ही जा रहा है और उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक जो बड़ी रेंज है वो $1965 से $2029 की स्पॉट मार्केट में रेंज अगले कुछ दिनों तक रहेगी और $1965 यदि तोड़ा उसने नीचे लेवल पर, तो वहां से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सीधा $1918 का ही मिलेगा। ओके मिस्टर मेहता, मैं एक क्वेश्चन वापस डिमांड पर आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हम इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें यानी जनवरी टू मार्च, तो हमने डिमांड ड्रॉप होते हुए देखी इंडिया में 17% के आसपास, ना ही सिर्फ ज्वेलरी में बल्कि बार्स और कॉइन्स में भी। आपने कहा आगे आप अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेडिंग डिमांड भी यहाँ पर सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखी है या फिर जो इंप्रूवमेंट आगे एक्सपेक्टेड भी है वो बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी सभी सेगमेंट्स में रहेगी या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड या नेसेसिटी डिमांड दोनों में किस तरीके के वेरिएशंस एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोल्ड प्राइसेस में हमेशा एक पैटर्न बनता है भारतीय बाजारों में, खास तौर पर एक बार प्राइसेस ऊपर जाएं और उसके बाद जैसे ही उसमें डिप आता है तो डिमांड बनती है। इसमें न सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड बनती है लेकिन जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी मजबूत होती है। और ज्वेलरी की डिमांड को जो दूसरे फैक्टर्स हैं, वेडिंग सीजन्स हैं या आगे जाकर फेस्टिवल सीजन है, ये सारी चीजें उसको बहुत प्रमोट करती है और उसकी वजह से ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ती है। फिलहाल हम पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट 10 दिनों में हमने देखा है कि ज्वेलरी की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है, बहुत ही डिमांड पिकअप हुई है। हर सेक्टर्स में और हर सेगमेंट के ज्वेलरी वापस बिकना शुरू हो गई है। खास तौर पे जो ब्राइडल सेल ज्वेलरी का सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। लाइट वेट ज्वेलरी एज यूजुअल बढ़ेगी, थोड़ा सा वापस जून महीने में डिप आएगा बिकॉज वो एक जून से जुलाई महीना ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे लोग अपने स्कूलिंग फीस और कॉलेज फीस का पेमेंट करते हैं, तो वो एक बड़ा पेमेंट वहाँ शिफ्ट होता है, लेकिन वहाँ उसके बाद डिमांड वापस बरकरार हो जाएगी। राइट, और प्राइसेस अच्छे खासे करेक्ट भी हुए हैं तो उसका फायदा भी यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई सोने की, जहां पर कुछ और करेक्शन की फिलहाल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन करेक्शन कॉन्स्टेंटली यहाँ पर हमने मेटल्स में अब भी जारी होते हुए देखी है। कल करीबन 1 से 2.5% तक की गिरावट काफी सारे मेटल्स में देखने को मिली और जिस तरह से डॉलर की स्ट्रेंथ है, वीक चाइनीज डेटा है, उसका असर हम आज भी देख रहे हैं। यहाँ पर अगर जय देखा जाए तो 710 के बहुत करीब कॉपर है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से मोस्ट एनालिस्ट मानते आए हैं। अब इन करंट लेवल से क्या करने की राय है? जी मनीषा, देखिए आपके शो पे लास्ट वीक भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मेटल्स में यहाँ पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है और प्राइसेस 720 तक की उम्मीद थी। मुझे लगता है प्राइसेस उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगेन वेट ऑन वॉच रखना चाहिए बाइंग करने से, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं, चाइना के नंबर्स वीक हैं, जो एक अनसर्टेनिटी है ग्लोबल स्लो डाउन रिसेशन को लेके वो अभी भी बरकरार है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं होगी, यहाँ पे फ्रेश कोई डिमांड ऑफ टेक नहीं होगा और यहाँ पे इस तरह के लैकलस्टर सिचुएशन ही देखने को मिलेंगे। जहां तक कॉपर की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आई थिंक 690 लेवल्स तक। तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। 715 716 के आसपास अगर बाउंस देता है, 724 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 690। बाकी बेस मेटल पैक में भी मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये लग रहे हैं कि प्राइसेस में आगे आने वाले दिनों में गिरावट बढ़ सकती है। ओके और इनफैक्ट प्रेशर तो हमने देखा ही है। एक एल्यूमिनियम है जो बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले कंपैरेटिवली बेटर रहा है, ऑल्दो ये भी रेंज में ही रहा है और अब अपने सपोर्ट्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन कॉपर में भी उछाल पर बिकवाली की राय 690 के लेवल्स पर। एनर्जी पैक पर जाएं उससे पहले जाए एक कमेंट आपका सिल्वर पर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली गोल्ड के हमने ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी है, बेस मेटल्स की गिरावट का भी एक इम्पैक्ट उधर रहा है। क्या व्यू है आपका सिल्वर पर इन लेवल से? जी दीपाली, मुझे लगता है सिल्वर में भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आई थिंक अगर यहाँ पे गोल्ड में भी सुस्ती है और बेस मेटल्स में गिरावट है, तो यहाँ पे सिल्वर पे भी उसका नेगेटिव असर जरूर देखने को मिलेगा।
जहां तक लेवल्स की बात है, मुझे लगता है 69,000 से 69,500 तक का लेवल एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है। डॉलर इंडेक्स का मजबूती एक मेजर ट्रिगर है इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू मार्केट में भी यहाँ पे रूपी थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जिसके कारण भी प्राइसेस में घरेलू मार्केट में कम से कम बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। 69,500 एक फेयर प्राइस लगता है करंट फंडामेंटल सिनेरियो से, कि उस लेवल तक प्राइसेस जाता हुआ दिख रहा है। रुपेश, आपको भी लगता है चांदी 70,000 यहां पर तोड़ेगी? क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स ये बताने लगी हैं कि 68-69 की पॉसिबिलिटी यहां पर है। ओवरऑल देखें तो अभी जो सिल्वर की है, मुझे लग रहा है तेजी की रैली अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एट प्रेजेंट जो हिसाब से इंटरनेशनल सिचुएशन चल रही है, वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक बार 70,000 तक का वेट करना चाहिए। 70,000 के नीचे है तो एक बार धीरे धीरे करके बाइंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अभी भी एक बार 75,000 76,000 का लेवल दिख सकता है। ओके, तो ये रह रही सिल्वर पर 72,400 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की और राय ले लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां पर हम ½ % के आसपास की नरमी देख रहे हैं। 5828 इन्हीं लेवल्स के आसपास इनफैक्ट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ सेशंस में। जय, क्या व्यू इन लेवल से क्रूड पर? जी दीपाली, देखिए जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था ये कि यहाँ पे इमरजेंसी रिजर्व यूएस फिल करना चाह रहा है, और आई थिंक उसके कारण एक प्राइसेस में उछाल भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की मजबूती, एपीआई के जो क्रूड के नंबर्स आए हैं उसमें भी लग रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री में बढ़त है, और चाइना के वीकर डेटा, ये तीनों यहाँ पे अभी वे कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव ट्रिगर था उस पे ये नेगेटिव न्यूज भारी पड़ रहा है। तो प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प फॉल या कट मुझे नहीं नजर आ रहा है। ये बिल्कुल दायरे में ही आने वाले दिनों में भी ट्रेड कर सकता है। $73 से $78 अगर ब्रेंट की बात की जाए, मुझे लगता है यही दायरा रहना है। प्राइसेस में यहाँ पे नरमी जरूर रहेगी, बहुत ज्यादा बाउंस की उम्मीद नहीं है। राइट, तो प्रेशर यहां पर जारी रह सकता है और 75 के नीचे के फिलहाल यहां पर कारोबार भी हैं। जय, गैस के प्राइसेस आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अभी भी यहां पर नरमी बरकरार है। ऑफ कोर्स $2 यहां पर होल्ड कर रहा है, $3 भी यहां पर होल्ड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त नहीं। जी मनीषा, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है। हम लोगों ने कल भी इसे 200 के ऊपर जाता हुआ देखा, फिर लेट इवनिंग सेशन में इसमें करेक्शन देखने को मिला। तो अगेन घरेलू मार्केट पे बात की जाए तो रेंज 185 से 200 का ही है। बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव व्यू नहीं है मेरा। आई थिंक एक दायरे में कामकाज कर रहा है, तो कोई भी इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहे तो बहुत सावधानी से और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रही नेशनल गैस पर, फिलहाल 193 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दबाव के साथ डेज लो पर। शुक्रिया अजय आने के लिए शो में, सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रुपेश दलाल हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे सबसे पहले जीरे की, एक ब्रेक के बाद। चीज डोसा, मसाला डोसा, पेपर सादा डोसा, रोटी, बटर नान, कुलचा, वेज कढ़ी, वेज कढ़ाई, वेज कोला, स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। भैया और कोई ऑप्शन? अन्ना, लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले ना मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Balcony? सेम है। Drawing room? भी सेम है। Kitchen area? सेम है।
हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। घर लेना हो या बेचना, 99 acres से ही पूछना। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. Come on. Phone पे UPI लाइव। Crazy fast. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपका स्वागत है और जीरा आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर हमने पिछले एक हफ्ते में करीबन 11% की गिरावट देखी, लेकिन आज की तेजी यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। इन एनी केस इंडस्ट्री ये मान के चल रही है कि 42-43 हजार के नीचे के लेवल्स यहां पर फिलहाल नहीं बनेंगे। एज ऑफ नाउ 50,000 का हमने रेजिस्टेंस भी यहां पर बनता हुआ देखा है। वो एक महीने का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अभी 15% की तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आया है। फंडामेंटल स्ट्रांग ही है, लेकिन 50 के आसपास यहां पर खरीदारी रुकती हुई नजर आई थी। एक्सपोर्ट्स की डिमांड में भी थोड़ी कमी थी, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा, लेकिन वो बहुत ही छोटा डेंट है और उसके बाद आज फिर से यहां पर तेजी 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल ही रही है। रुपेश, कैसे देखते हैं? फिर से 46,000 के लेवल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन की उम्मीद फिलहाल यहां पर नहीं। आपने जो अभी जो चार्ट बताया, जो वीकली चार्ट बताया वही दैट इटसेल्फ शोज के जो तेजी वाले का रंग था वो कैसा है। मतलब पूरी सीढ़ी पहले ऊपर से जा रही थी और मामूली गिरावट दिख रही है। जीरा में 1% देखे तो पिछले 3-4 दिन से जो हिसाब से गिरावट आई, वो हिसाब से सब लोग सबको लगा कि वापिस से 40,000 तक वापिस बाजार जा रही है। लेकिन अगेन आज कल अगर शाम को 5 बजे के बाद में फिजिकल मार्केट में बोल रहे थे कि 40,000 तक जा रहा है। अगेन आज ऊपर की तेजी, ऊपर की सर्किट की तरफ बाजार जा रहा है। ओवरऑल देखे तो एक्सपोर्ट डिमांड, रूमर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मंदी वाले थोड़े एग्रेसिव होने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मार्केट उनकी ग्रिप में आ नहीं रही, ऐसा लग रहा है। तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान एंड चाइना 4 का 15 जून के आसपास नया क्रॉप शुरू होने वाला है। अभी ऐसी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि खूब अच्छा क्रॉप है, इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई की कंस्ट्रेंट नहीं रहेगी। तो ये सब 3-4 दिन से जो रूमरें चली, उस हिसाब से बाजार में गिरावट देखने को मिली। कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और ऐसा लग रहा था आज भी बाजार रेड मार्क में ही खुलेगा, लेकिन सडनली ग्रीन मार्क में खुलना लगा, बिकॉज $500 नीचे ऑफर कर रहे हैं बाकी सब इंटरनेशनल कंट्रीज। और चाइना बहुत यूजली डिपेंडेंट है ये सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान पे। और इंडिया का भाव चल रहा है $5,500, $5,700। बाकी सब कंट्रीज 5,000 के नीचे चल रही है। तो वो हिसाब से ऐसा लगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन सडनली आज वापिस चाइना की डिमांड, इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगा कि अभी बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई साइड में इतनी सारी प्रेशर नहीं है अभी, लेकिन जो भी तेजी अभी टिकी हुई है, आ रही है, वो एक्सपोर्ट डिमांड पे ज्यादा अवलंबित है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड जरा भी आगे पीछे होता है तो उसके ऊपर प्राइसेस का डिपेंडेंसी आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो अभी तक का जो हाई बनाया 48,500 का, वो एक बार नई तेजी जाने के लिए वो एक बार क्रॉस करना जरूरी है। अगर एक बार वो क्रॉस कर देगा तो मुझे लग रहा है कि ये रैली और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज है, लेकिन अभी ये एक्सपोर्ट ट्रेंड में कन्वर्ट होने चाहिए। जो आज से नई इंक्वायरी शुरू हुई है वो
जस्ट एक बार और फॉर क्लैरिटी, इंटरनेशनल प्राइसेस और भारतीय बाजारों में अभी किस तरह का फर्क है, एक रुपेश, और दूसरा इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि जो ये वधघट हम एक्सचेंज पे होता हुआ देख रहे हैं, फिजिकल मार्केट्स में उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली, वहां पर अब भी तेजी के साथ ही काम है। डेफिनेटली जो 3-4 दिन से जो गिरावट आई फ्यूचर मार्केट में, वो एजम्पशन पे आई कि अभी नया डिमांड नहीं आएगा, तो अनवाइंडिंग होती है। ऊपर के भाव में जो हिस्टोरिकल हाई प्राइसेस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी वाले करते हैं, नया मंदी वाले भी माल बेचते हैं। इन एंटिसिपेशन के बाजार में इंक्वायरीज नहीं आएगी और फिजिकल मार्केट चलती है एक्चुअली में। अगर यहाँ पे 100 रुपीज टूटा है तो वहाँ पे 50 रुपीज टूटा हुआ रहेगा, लेकिन सेंटीमेंट तो डेफिनेटली बरकरार करता है इसमें। अभी भी $500 to $700 पर टन का डिफरेंस है इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल प्राइसेस में। नो डाउट इंडियन क्वालिटी इज फार बेटर देन इंटरनेशनल। जो तुर्की और सीरिया की जो क्वालिटी रहती है उसकी कंपैरिजन में इंडियन क्वालिटी कोई भी यहाँ से अपने इंडिया से इंपोर्ट करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है इंडियन क्यूमिन सीड या इंडियन जीरा को। बाद में अगर इंडियन जीरा अवेलेबल नहीं रहता है या फिर हाई प्राइसेस रहते हैं और प्राइसेस में डिफरेंस रहता है, तभी जाके वो चाइना, तुर्की, सीरिया या अफगानिस्तान का की जीरा पे जा रहा है। लेकिन अभी जो $500-700 का डॉलर का डिफरेंस है, दैट इज अट्रैक्टिव फॉर द इंटरनेशनल बायर। अगर ये डिफरेंस मेंटेन रहा तो मुझे लग रहा है कि डिमांड थोड़ी शिफ्ट हो सकती है इंटरनेशनल अदर कंट्रीज की तरफ। ओके, तो ये तो बात हुई जीरे की रुपेश, लेकिन एक राय आपकी टर्मरिक पर भी, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग रिपोर्ट्स का इम्पैक्ट हम देखते हैं। एक तरफ न्यूज रिपोर्ट्स ये भी थी कि मराठवाड़ा रीजन में क्रॉप यील्ड कम हुई है, इसके कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्टॉकिस्ट भी हर राइस पर अपने माल को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अभी क्या व्यू है इन लेवल से टर्मरिक के प्राइसेस पर? टर्मरिक के प्राइसेस में लास्ट ईयर से जब 10,000 का लेवल टूटा, तब से बाजार में एंटिसिपेशन है कि ये वापस 12,500-15,000 का लेवल दिखेगा। और लेकिन एक साल से मंदी वाले के ग्रिप में बाजार रहा, बाजार बहुत दबा हुआ रहा। 6,500 में जो रिसेंटली जो बारिश हुई उसके कारण पर्टिकुलरली मराठवाड़ा एरिया और निजामाबाद एरिया में डैमेज की बातें आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख बोरी के आसपास की डैमेज की बातें अभी जो रिसेंट रेन हुआ उसके कारण हुआ है। और यील्ड भी डेफिनेटली जो इरेटिक बारिश हुई है उसके कारण मराठवाड़ा जो अभी जो महाराष्ट्र जो पहले 3rd नंबर पे प्रोडक्शन सेंटर में था, स्टेट में था, अभी वो नंबर 1 पे आ गया है। 25 से 30 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है। तो अभी उसका यील्ड अगर कम आता है तो उसका भी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। और सबकी नजर जीरा की तेजी के बाद में सबकी नजर टर्मरिक और धनिया की तरफ हटी हुई है। और उसमें ये दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि टर्मरिक में थोड़ा तेजी वाले की ग्रिप बढ़ रही है। एक बार 8,500 का लेवल आने के बाद में थोड़ी रुकावट आ सकती है। आने वाली तेजी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक के आनी चाहिए। आने वाले दिन में 9,000 का भाव दिख सकता है, लेकिन अभी की तेजी अभी रुक के आएगी, क्योंकि अभी वेदर भी क्लियर हो गया है, अराइवल्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है और ऊपर के भाव में थोड़ी स्टॉकिस्ट की और एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। लेकिन बेच के काम नहीं करना है, रुक के तेजी ही यहाँ पर भी हल्दी में एक्सपेक्टेड है। रुपेश, ईसबगोल कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इनिशियल तेजी के बाद वॉल्यूम्स और प्राइसेस दोनों हमने स्टडी होते हुए देखे। ईसबगोल में फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ऊंचा के मार्केट है, जीरा रूल कर रहा है ऊंचा के मार्केट में, उसके पीछे सॉफ्ट भी तेजी में है और ईसबगोल भी तेजी में। पर्टिकुलरली 80 to 90% एक्सपोर्ट डिमांड पर डिपेंडेंसी है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अभी क्वाइट गुड है, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट इसमें इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ईसबगोल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जो 25,000 का भाव दिख रहा है, आने वाले दिनों में एक बार 25,500, 26,000 की तेजी आ सकती है। ओके, तो तेजी यहाँ पर आ सकती है। 26,000 तक प्राइसेस जाने की पॉसिबिलिटी है। टर्मरिक में भी मजबूती देख रहे हैं 9,000 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे, और जीरे में भी स्ट्रेंथ फिलहाल तो दिखाई दे रही है। शुक्रिया रुपेश आपका शो में आने के लिए, अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।